हाय, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। स्टडी आईक्यू में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है राकेश गवालरे और आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं मार्च 2021 का छत्तीसगढ़ का करंट अफेयर। ये उसका फर्स्ट पार्ट है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, एशिया का दूसरा सबसे बड़ा मानव निर्मित जंगल सफारी कवर्धा जिले में स्थापित किया जा रहा है, इसके संबंध में कौन सा तथ्य सत्य है? तो सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि एशिया का सबसे बड़ा मानव निर्मित जंगल सफारी भी हमारे छत्तीसगढ़ में ही है, जो कि कहां पर है? नवा रायपुर में है। इसमें क्या किया जाता है कि जो रेसिडेंशियल एरिया होता है उसमें कुछ जंगली जानवरों को ला के रखा जाता है और उनका एरिया सीमित कर दिया जाता है और लोग वहां पर उसको देखने के लिए जाते हैं। इसे कहा जाता है मानव निर्मित जंगल सफारी। और एक नेचुरल जंगल सफारी होता है, वो तो कई जगह आपको देखने को मिलेगा, कई नेशनल पार्क्स में देखने को मिलेगा, बट ये क्या है? मानव निर्मित। तो ये एशिया का दूसरा सबसे बड़ा मानव निर्मित जंगल सफारी है। कहां पे बनाया जाएगा? कवर्धा जिले में बनाया जाएगा, ये आपको पता होना चाहिए। फॉरेस्ट सर्विस में ये क्वेश्चन आने की संभावना मैं कहूंगा 99% ये प्रश्न आ सकता है एग्जाम में। इससे संबंधित और भी डेटा है। 110 हेक्टेयर में 50 करोड़ रुपए से ज्यादा राशि की लागत से जंगल सफारी और जू भी बनाया जाएगा। जू मींस क्या? चिड़ियाघर। वहां पर आपको तरह तरह के जानवर भी देखने को मिलेंगे ताकि ज्यादा से ज्यादा पर्यटक वहां पर अट्रैक्ट हो। कवर्धा जिले में फिलहाल भोरमदेव अभ्यारण्य है, जिसको देखने के लिए लोग जाते हैं। ये परीक्षा में आ चुका है कि भोरमदेव अभ्यारण्य कहां पर है, तो ये आपको मालूम होना चाहिए, कवर्धा जिले में, जिसे देखने दूर दूर से पर्यटक आते हैं। सिंपल सी चीजें ये। एशिया की सबसे बड़ी जंगल सफारी छत्तीसगढ़ की राजधानी नवा रायपुर में बसाया गया है तथा यह जंगल सफारी करीब 800 एकड़ में फैली हुई है। अगर मेंस में आप ये मेंशन करेंगे तो डेफिनेटली इससे आपको वेटेज मिलेगा। तो इसका आंसर होगा उपरोक्त तो सभी सत्य हैं। अब इसमें याद करने जैसा क्या है? तो याद करने जैसा आपको पता होना चाहिए कि मानव निर्मित सबसे बड़ी जंगल सफारी हमारे नवा रायपुर में है और दूसरी एशिया की सबसे बड़ी जंगल सफारी कहां पर बनाई जा रही है? कवर्धा जिले में बनाई जा रही है। इसकी लागत अगर आप याद रख पाए तो अच्छी बात है, 50 करोड़ और 110 हेक्टेयर में ये बनने वाली है। आगे बात करते हैं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। इसके बारे में आपने खूब सुना होगा कि सुधारों को लागू करने वाले राज्यों की सूची में पहले 20 राज्यों में शामिल हो गया है कौन? हमारा छत्तीसगढ़। इसके संबंध में कौन सा तथ्य सत्य है? तो पहली बात तो आपको पता होना चाहिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस होता क्या है। यह ऐसा होता है कि अगर कोई व्यक्ति हमारे राज्य में, मान लीजिए कोई अपना बिजनेस ओपन करना चाहे, कोई कंपनी स्थापित करना चाहे, तो वो कितना इजीली उसको स्थापित कर सकता है और उसको रन कर सकता है। क्योंकि आपको पता होगा जब भी कोई बिजनेस एस्टैब्लिश किया जाता है तो पहले खासकर ये होता था कि बहुत सारी परमिशंस लेनी पड़ती थी। उसमें भी फिर ऑफिसर्स जो बीच में परमिशन देने वाले होते थे वो रिश्वत मांगते थे। इससे फिर ये हुआ कि डेवलपमेंट का काम अच्छे से हो नहीं पाया। तो अब जितनी भी सरकारें हैं, हमारी केंद्र सरकार भी और राज्य सरकारें भी, वो ये कोशिश कर रही है कि भाई नया इन्वेस्टमेंट आए तो उस व्यक्ति को ज्यादा तकलीफ ना हो, इजी हो। इसे कहा जाता है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। और जहां पर जितना इजी बिजनेस एस्टैब्लिश करना है उसकी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में रैंक क्या होगी? उतनी अच्छी होगी। सिंपल सी बात है, उतना ज्यादा इन्वेस्टमेंट आएगा। तो इसके लिए केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को यह गाइड किया है कि भाई आप ऐसे ऐसे कदम उठाइए ताकि आपके यहां पे इन्वेस्टमेंट ज्यादा से ज्यादा आए। फिर सिंपल सी बात है, इन्वेस्टमेंट आएगा, पैसा आएगा, कंपनी आएगी, लोगों को रोजगार मिलेगा, लोगों का जीवन स्तर सुधरेगा। दैट्स इट। तो इसके संबंध में कौन सा तथ्य सत्य है? तो केंद्र सरकार ने एक टारगेट दिया था सभी राज्य सरकारों को कि आप ये ऐसा ऐसा लागू करिए। तो उसमें टॉप 20 यानी पहले ऐसे राज्य 20 जिन्होंने ये सुधार लागू कर दिए, उनमें हमारा छत्तीसगढ़ भी शामिल है। इन सुधारों को लागू करने से राज्य को अतिरिक्त जीएसडीपी का 0.25% यानी 895 करोड़ रुपए ऋण लेने की पात्रता प्राप्त हो गई। ये काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए, केंद्र सरकार ने कहा था कि अगर आप ऐसे सुधार लागू कर देते हैं तो आप अपनी जीएसडीपी का 0.25, जीएसडीपी मींस क्या? ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इसके बारे में मैं खूब बता चुका हूं। जीडीपी मींस क्या होता है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ये देश का होता है और जीएसडीपी स्टेट का होता है। तो अगर आप ये लागू कर देते हैं, ये सुधार अपने यहां पर कर देते हैं, तो आपको हम छूट देते हैं कि आप अपनी जीएसडीपी का और
0.25% ऋण ले पाए, उधार ले ले, लोन ले ले। फिर आप सोच रहे होंगे कि ठीक है, लोन लेने में केंद्र सरकार का इतना क्या इंटरफेयर है। उसका कारण है, ऐसा नहीं हो सकता कि आपने मन माफिक कितना भी लोन ले लिया और लोन लेके 5 साल आपने सरकार चलाई और लोगों को पैसे बांटते रहे। ऐसा नहीं होता, इससे तो फिर खजाना खाली होता जाएगा, फिर उससे राज्य कैसे चलेगा। इसलिए उसकी एक लिमिट होती, उतना ही लोन लिया जा सकता है। तो ये जिसने भी पूरा कर लिया इन सुधारों को, उन्हें अतिरिक्त 0.25%, तो हमारे छत्तीसगढ़ की जीएसडीपी जितनी भी उसका 895 करोड़ रुपए बनता है, इतना हमें और लोन मिल सकता है। फिर इसमें क्या था, ये प्लान में क्या था, करना क्या था, ये देख लीजिए। इसके तहत पहले चरण में जिला स्तर पर सुधारों के लिए एक्शन प्लान को पूर्ण करना, यानी जितने भी स्टेट्स हैं उन्हें कहा गया था कि आपके जितने भी जिले हैं उन जिलों में आप एक्शन प्लान पूरा करिए। एक्शन प्लान मींस क्या, वही इजी होना चाहिए, लाइसेंस लेना, किसी को बिजनेस एस्टैब्लिश करना इजी होना चाहिए, उसके लिए आप एक्शन प्लान को पूरा करिए। दूसरे चरण में विभिन्न अधिनियमों के तहत उद्योगों को पंजीयन, सर्टिफिकेट, अनुमोदन तथा लाइसेंस की प्रक्रिया को समाप्त करना। देखिए, पहले हमारे यहाँ पर ऐसा होता था, खासकर लिबरलाइजेशन से पहले जब हमारे यहाँ प्राइवेटाइजेशन नहीं हुआ था, इतनी डिफिकल्ट प्रोसेस थी, इतने कानून बने हुए थे कि उन कानूनों की वजह से कोई यहाँ इन्वेस्टमेंट आ ही नहीं पाता था। कोई लेके आएगा और उसको बोला जाएगा कि भाई इस कानून के तहत आपको परमिशन नहीं दी जाती, 6 महीने रुको, 1 साल रुको, 2 साल रुको। कोई इतना दिमाग पे बोझ क्यों लेगा भाई, कोई आना क्यों चाहेगा। इस वजह से उन सबको समाप्त करना है, यानी ये जो सर्टिफिकेट की प्रक्रिया है, कुछ खास इंडस्ट्रीज को छोड़ के, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए कोई एक्सप्लोसिव की इंडस्ट्री लगाना चाहता है तो डेफिनेटली उसको फिर सरकार से परमिशन लेनी पड़ेगी, लाइसेंस लेना पड़ेगा, क्योंकि कल को आपके वहां पर दुर्घटना हो गई तो। बट अगर मान लीजिए कोई कपड़े की, कॉटन की इंडस्ट्री लगाना चाहता है तो इजी, कोई उससे राज्य को खतरा नहीं है। तो इनके सारे जो लाइसेंस की प्रक्रिया है, अनुमोदन की प्रक्रिया है, इन्हें समाप्त करना। और तीसरे चरण में क्या था, देखिए ये भी इंपॉर्टेंट है। पहले ये होता था कि जब सरकार के अधिकारी निरीक्षण करने के लिए जाते थे उस इंडस्ट्री का, तो वहां पर वो कई प्रकार से उन पे प्रेशर डालते थे कि आप ना, आपके यहाँ पर ये प्रोसेस बराबर नहीं है, इससे लोगों की जान को ये खतरा है, तो आप एक काम करिए, आप हमें इतना इतना पैसा दीजिए, हम आपकी रिपोर्ट अच्छी सबमिट कर देंगे। बट उसके लिए आप सरकार ने ये किया कि तीसरे चरण का ये प्रोविजन था कि कंप्यूटरीकृत निरीक्षण करना है और निरीक्षण की रिपोर्ट 48 आवर के अंदर अपलोड करना है। पहले तो कई वर्षों तक पड़ी रहती थी क्योंकि उसमें कई पैच होते थे। तो ये 3 चरण पूर्ण करने के लिए कहा गया था। एक तो जिला स्तर पर एक्शन प्लान को पूर्ण करना, एक दूसरा ये जो सर्टिफिकेट की प्रक्रिया इसको समाप्त करना, और तीसरा ये जो निरीक्षण प्रणाली इसको कंप्यूटरीकृत करना। और इसके बाद में सुधारों की एक पूरी की पूरी लिस्ट दी गई है, उन्हें एक तरीका बताया गया है राज्यों को कि आपको ये करना है। इस कोरोना काल में देखिए, उसमें यहां पे मैंने मेंशन भी किया, सुधार में मुख्य रूप से 1 नेशन 1 राशन कार्ड, इसके बारे में मैं बता चुका हूं कि एक राशन कार्ड आप बना लीजिए और वो पूरे भारत का जो राशन सिस्टम है, पीडीएस सिस्टम है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, उसमें वैलिड होगा। जहां से भी आप राशन लेना चाहें ले सकते हैं। अभी जैसे हमारे छत्तीसगढ़ का राशन कार्ड है तो वो सिर्फ छत्तीसगढ़ में ही चलेगा, महाराष्ट्र का है तो वो महाराष्ट्र में ही चलेगा। बट 1 नेशन 1 राशन कार्ड कर दीजिए आप, एक ये काम करिए। दूसरा, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में सुधार करिए। तीसरा, शहरी स्थानीय निकाय उपयोगिता सुधार, यानी जो स्थानीय निकाय है उनकी उपयोगिता आपको बढ़ाना है, क्योंकि स्थानीय लोग ज्यादा स्थानीय निकाय के कांटेक्ट में रहते हैं। अब सोचिए, केंद्र सरकार है, मान लीजिए प्राइम मिनिस्टर है, उनको कुछ हैंडल करना रायपुर में, तो वो हैंडल कर पाएंगे क्या अच्छे से? इससे बेटर वहां का जो नगर निगम है वो ज्यादा अच्छे से हैंडल कर पाएगा। तीसरा, पावर सेक्टर में सुधार करना है। इतने सारे सुधार केंद्र सरकार ने दिए हैं राज्यों को, 1 नेशन 1 राशन कार्ड, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, और स्थानीय निकाय की उपयोगिता, और पावर सेक्टर में सुधार। तो इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी सत्य हैं। और मैं आपको बोलता हूं, अगर आपने ये सारे पॉइंट्स आपके मेंस के आंसर राइटिंग में मेंशन कर दिए तो आपको इससे बहुत ज्यादा फायदा मिलने वाला है, ये मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूं। ये तीनों चरण आपको याद होना चाहिए अगर आप मेंस में बैठना चाहते हैं, देना चाहते हैं तो। और क्या क्या सुधार करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने लिस्ट दी है वो भी आपको पता होना चाहिए। तो इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी सत्य हैं। अगला प्रश्न देखिए, फिर राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार यानी नेशनल फिल्म अवार्ड का समारोह हुआ है। अब ये जो नेशनल फिल्म अवार्ड होता है
ये हमारी गवर्नमेंट देती है, याद रखना। ये ऐसा न्यूज चैनल वगैरह पे जो फिल्म अवार्ड आता है वो नहीं, वो अलग है। इसमें छत्तीसगढ़ी फिल्म भूलन द मेज को सर्वश्रेष्ठ छत्तीसगढ़ी फिल्म का अवार्ड दिया गया। ये तो इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये किसी न किसी एग्जाम में आपको दिखेगा, आई एम श्योर। कौन सी फिल्म को सर्वश्रेष्ठ छत्तीसगढ़ी फिल्म का अवार्ड दिया गया है? भूलन द मेज। और वो भी राज्य का नहीं है, ये नेशनल लेवल का है, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में अवार्ड दिया गया। तो इस फिल्म के बारे में कुछ डेटा है वो आपको याद होना चाहिए। कोलकाता के रेज इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में भी इस फिल्म को सम्मानित किया जा चुका है। एक ये है रेज इंटरनेशनल कलकत्ता के, और इटली के मेडिटेरियन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में भी इस फिल्म को शामिल किया जा चुका है। काफी इंपॉर्टेंट है ये फिल्म भूलन द मेजे, इसलिए मैं कहूंगा आपको इसका एक एक डेटा पता होना चाहिए, इसके डायरेक्टर पता होना चाहिए। तो इसके डायरेक्टर कौन है? मनोज वर्मा जी, ये इसके डायरेक्टर हैं। इन्होंने संजीव बख्शी के उपन्यास भूलन कांदा पर भूलन द मेज नामक फिल्म बनाई है। काफी इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि बहुत न्यूज में रही है ये फिल्म, तो डेफिनेटली मैं बोल सकता हूं ये कभी न कभी एग्जाम में आएगी। इसकी शूटिंग गरियाबंद से 30 किलोमीटर दूर भुजिया गांव में हुई। तो भुजिया अगर याद रह जाए तो ठीक है, नहीं तो आपको गरियाबंद तो पता होना ही चाहिए। ये ऐसा प्रश्न आ सकता है कि भूलन द मेज, जिसको राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्राप्त हुआ है सर्वश्रेष्ठ छत्तीसगढ़ी फिल्म का, उसकी शूटिंग कहां हुई? तो आपको मालूम होना चाहिए गरियाबंद में हुई। उसके डायरेक्टर कौन है? मनोज वर्मा जी। वो किस पे आधारित है? तो संजीव बख्शी के उपन्यास भूलन कांदा पर ये आधारित है। आई होप आपको समझा होगा। इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी सत्य है। अगला प्रश्न देखिए। फिर हमारा बजट आया है और हमारे वित्त मंत्री कौन है? तो जो हमारे मुख्यमंत्री हैं उन्हीं के पास वित्त मंत्रालय भी है। तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बतौर वित्त मंत्री अपने कार्यकाल का तीसरा और राज्य का 21वां बजट पेश किया। यह आपको पता होना चाहिए, यह भी परीक्षा में आ सकता है कि ये जो बजट है 2021 का, वो कौन से नंबर का बजट है? तो वो 21वां बजट है। इस प्रकार से न्यूमेरिकल डेटा पीएससी में पूछ लिया जाता है कभी कभी। इसमें कोरिया जिले में हवाई पट्टी के निर्माण को मंजूरी प्रदान की गई। इसके संबंध में कौन सा तथ्य सत्य है? तो पहले तो आपको ये अच्छी तरह से रट्टा मार लेना है कि कोरिया जिले में हवाई पट्टी का निर्माण की घोषणा हमारे मुख्यमंत्री जी ने की है। ये कभी भी परीक्षा में आएगा। कम समय में ही अपने गंतव्य तक पहुंच पाएंगे। जहां 12 घंटे का समय लगता था वहां केवल 3 से 4 घंटे का समय लगेगा। ऑब्वियसली अगर मान लीजिए आपको हवाई जहाज से दिल्ली जाना है और आप रहते हैं कहां पर? कोरिया जिले में, तो पहले आपको मान लीजिए रायपुर गए आप, तो रायपुर जाने के लिए आपका टाइम जाएगा, पैसा भी जाएगा। इससे बेटर अगर आपको दिल्ली के लिए डायरेक्ट फ्लाइट कहां से मिल जाए? कोरिया से, तो आपको फायदा होना ही है। जहां 12 घंटे का समय लगता था वहां केवल 3 से 4 घंटे का समय लगेगा। ये भी मेंस में मेंशन करने लायक पॉइंट है। कम समय में ही अपने गंतव्य तक पहुंच पाएंगे, जहां 12 घंटे का समय लगभग 3 से 4 घंटे में कंप्लीट होगा। फिर जिले में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा तथा भारत के अन्य राज्यों के साथ ही विदेशों से आने वाले टूरिस्ट की संख्या बढ़ेगी। काफी इंपॉर्टेंट है ये भी, और ये तो होना ही है, क्योंकि विदेशी टूरिस्ट जब आते हैं तो वो ज्यादातर फ्लाइट से आते हैं, और अगर उन्हें अच्छा ऑप्शन मिलेगा कि डायरेक्ट कोरिया में उतर पाए तो विदेशी टूरिस्ट कोरिया में ही उतरेंगे। देशी टूरिस्ट भी कई फ्लाइट से आते हैं, तो ये भी इसका इंपैक्ट होने वाला है। तो इसका आंसर होगा उपरोक्त दोनों ही सत्य है। अब इसमें याद करने जैसा क्या? कोरिया जिले में हवाई पट्टी बनेगी, ये याद करने जैसा है। इसकी घोषणा हमारे बजट में की गई है और इससे ये फायदे मिलेंगे। ये अगर आप मेंस के लिए याद करना चाहें तो कर सकते हैं, प्रीलिम्स में इसके ऊपर एमसीक्यू संभव नहीं है। अगला प्रश्न देखिए। फिर शहीद वीर नारायण जी के ऊपर फिल्म बन रही है। अगर आपने शहीद वीर नारायण जी का नाम नहीं सुना तो बहुत ही खराब बात है। ये हमारे छत्तीसगढ़ के एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है जिन्होंने 1857 की क्रांति में भाग लिया था। इन पर जो फिल्म बन रही है बैटल ऑफ सोना खान के संबंध में कौन सा तथ्य सत्य है? फिल्म का नाम क्या है? बैटल ऑफ सोना खान। आप देखिए इसका पॉइंट समझते हैं हम। फिल्म का निर्माण रॉकेट रेज के द्वारा किया जा रहा है। ये प्रोडक्शन हाउस है रॉकेट रेज। ये अगर आप याद रख पाए तो ठीक है, नहीं तो इसका निर्देशन कौन कर रहा है? निर्देशक तो आपको सारी फिल्म जितनी भी छत्तीसगढ़ से संबंधित है और न्यूज में रही है आपको पता होना ही चाहिए। तो इसका निर्देशन किसने किया? अविनाश बावनकर जी ने इसका निर्देशन किया। और इसमें मुख्य भूमिका किसने की है? आर्यपुत्र इंट्रोड्यूस
ने इनकी मुख्य भूमिका की है, यह आपको पता होना चाहिए। फिर थोड़ा सा वीर नारायण सिंह जी के बारे में पता होना चाहिए कि उन्होंने 1857 की क्रांति में पार्टिसिपेट किया था और वो जेल से भाग गए थे, और जेल से भागने के बाद उन्होंने 1857 की क्रांति में भाग लिया, बट उन्हें 10 दिसंबर 1858 को पकड़ लिया गया और जो रायपुर का जय स्तंभ चौक है वहां पर फांसी दे दी गई। किस डेट को फांसी दी गई थी? 10 दिसंबर 1858 को। थोड़ा पहले पकड़ा होगा, बट ये डेट इंपॉर्टेंट है सिंस अब ये न्यूज में आ चुके हैं शहीद वीर नारायण सिंह जी, इसलिए इनके ऊपर ये डेटा आपको एडिशनल पता होना ही चाहिए, ये परीक्षा में आ सकता है। जहां उन्हें फांसी दी गई थी वहां पर अब क्या बनाया हुआ है? जय स्तंभ चौक। इसके अलावा भी वो गरीबों के मसीहा थे। देखिए कैसे 1856 में जब अकाल पड़ा, जिसमें नारायण सिंह ने हजारों किसानों का साथ लेकर कसडोल के जमाखोरों के गोदामों पर धावा बोलकर सारे अनाज को लूट लिया, वह दाने दाने को तरस रहे अपनी प्रजा में बांट दिया। काफी ब्रेव व्यक्ति रहे होंगे वो। जब अकाल पड़ता है तो यही चीजें देखने को मिलती है, या कोई महामारी आती तो भी यही चीजें देखने को मिलती है। हालांकि अब तो सरकार बहुत ज्यादा अवेयर हो चुकी है, तो अब इतनी ज्यादा इस तरह की समस्याएं नहीं आती। फिर भी आपने अभी इस कोरोना पेंडेमिक में देखा होगा, कई जगह इस प्रकार की न्यूज आती है कि लोगों ने जमा करके रखा है और बाहर नहीं निकाल रहे, उससे रेट बढ़े हुए, गरीब लोगों को मिल नहीं पा रहा। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। उस समय भी ये हुआ, तो इन्होंने क्या किया? गए और उन गोदामों पर धावा बोल दिया और सारा अनाज गरीबों में बांट दिया। इसके अलावा इन्होंने एक और काम किया था। इन्हें पता लगा कि इनका जो एरिया है उसमें एक शेर का आतंक है, और वो शेर क्या कर रहा है? लोगों को बहुत तकलीफ दे रहा है, कई लोगों की हत्या कर चुका है। तो ये तलवार लेके गए अकेले और इन्होंने उस शेर को मार दिया था। बड़े आश्चर्य की बात है कि व्यक्ति कितना ब्रेव रहा होगा। तो इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी सत्य हैं। अब इसमें याद करने जैसा क्या है? शहीद वीर नारायण सिंह जी पे जो फिल्म बन रही बैटल ऑफ सोना खान, ये फिल्म का नाम याद होना चाहिए। इसके डायरेक्टर कौन? अविनाश बावनकर, ये आपको पता होना चाहिए। मुख्य भूमिका आर्यपुत्र ने की है और इन्होंने 1857 की क्रांति में पार्टिसिपेट किया और इन्हें जय स्तंभ चौक रायपुर में है, वहां पर फांसी दे दी गई। और ये एडिशनल डेटा अगर आप याद रख पाए तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। अगला प्रश्न देखिए, केंद्र सरकार के आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा नगरीय निकायों के नागरिकों को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने म्युनिसिपल परफॉर्मेंस इंडेक्स प्रतियोगिता का आयोजन किया। अब देखिए, जितने भी हमारे भारत में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस हैं यानी नगर निगम हैं, उनमें ये देखा गया कि लोगों को कितनी अच्छी वो सुविधाएं उपलब्ध करवा पा रहे हैं। यानी किसी को कोई सर्टिफिकेट बनवाना है तो उसको जल्दी से सर्टिफिकेट मिल जाए, साफ सफाई का बराबर ध्यान रखा जाए। ये सारी चीजों के आधार पर एक रैंकिंग जारी की गई, या जिसको कहा गया प्रतियोगिता सी है वो। डेफिनेटली सभी राज्यों के जो शहर हैं उनके बीच में प्रतियोगिता ही रहेगी। तो उसमें हमारे रायपुर ने काफी अच्छा परफॉर्म किया। अब देखिए क्या परफॉर्म किया वो आपके सामने। इस प्रतियोगिता में 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों की श्रेणी में रायपुर नगर निगम ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए देश के टॉप 10 में अपनी जगह बनाई। और रायपुर इसमें कौन से स्थान पर है? 7वें रैंक पर है। पूरे भारत के ऐसे शहर जिनकी जनसंख्या कितनी है? 10 लाख से ज्यादा है, उनमें काफी अच्छा प्रदर्शन किया और 7वें नंबर पे रहा हमारा रायपुर। फिर एक और इसकी रैंकिंग है, आवासन एवं शहरी मंत्रालय द्वारा गुरुवार को जारी रैंकिंग में रायपुर नगर निगम को म्युनिसिपल परफॉर्मेंस की तकनीकी श्रेणी में, यहां पे ध्यान रखना, तकनीकी श्रेणी अगर पूछ लिया जाए तो उसमें रायपुर 2nd नंबर पे, टेक्नोलॉजी का यूज करने में 2nd नंबर पे। और अगर उत्कृष्ट प्रदर्शन को देखा जाए ओवरऑल तो उसमें 7वें नंबर पर है। और 6th नंबर पे भी है एक में, जीवन सुगमता सूचकांक यानी क्या? ईज ऑफ लिविंग, ये आपने सुना होगा। ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स में 6th प्लेस पर है रायपुर। ये काफी इंपॉर्टेंट है। और यहां से ये जो गुरुवार लिखा है इसको आप थोड़ा सा हटा दीजिएगा। तो 3 इसमें रैंकिंग आपको देखने को मिली। तकनीक में अगर कहा जाए तो 2nd नंबर पे है, ओवरऑल अगर कहा जाए तो 7वें नंबर पर है, और अगर मान लीजिए किसमें ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स में कहा जाए तो 6th नंबर पर है। तो इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी सत्य है। अब इसमें याद करने जैसा क्या? ये तीनों आपको पता होना चाहिए कि तकनीकी में 2nd नंबर पर, 6th नंबर पर किसमें? ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स में, और ओवरऑल 7वें नंबर पर। ये तीनों आपको पता होना चाहिए। इसको जारी कौन करता है?
केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय। अगला प्रश्न देखिए, अंतरराष्ट्रीय बौद्ध महोत्सव एवं शोध संगोष्ठी का शुभारंभ शिरपुर कौन से जिले में, महासमुंद में हुआ है, इसके संबंध में कौन सा तथ्य सत्य है? तो पहले तो इसको किसने आयोजित कराया और ये है क्या, तो मैं आपको बता दूं, जैसे बहुत सारे बौद्ध धर्म से संबंधित जो व्यक्ति है, जैसे कई यूनिवर्सिटी, बौद्ध यूनिवर्सिटी, उनमें पढ़ाने वाले लोग या बौद्ध भिक्षु हो गए या जिनको बौद्ध धर्म का अच्छा खासा ज्ञान है, उनकी एक संगोष्ठी या जिसे कहा गया महोत्सव आयोजित किया गया। कहां पर? हमारे शिरपुर महासमुंद में। अब इसमें क्या क्या हुआ, तो सिंपल सी बात है, वो सारे लोग क्या करेंगे, वहां पर आएंगे, आने के बाद अपना व्याख्यान देंगे, बौद्ध धर्म के बारे में बताएंगे, बौद्ध संस्कृति के बारे में बताएंगे, यही होगा बौद्ध महोत्सव में। बट ये जगह इंपॉर्टेंट है, शिरपुर महासमुंद में। महोत्सव का आयोजन छत्तीसगढ़ हेरिटेज एंड कल्चरल फाउंडेशन द्वारा किया गया। ये इंपॉर्टेंट है, किसने आयोजित किया इसे? छत्तीसगढ़ हेरिटेज एंड कल्चरल फाउंडेशन। फिर ये 12 से 14 मार्च तक आयोजित होगा, ठीक है, याद कर लेना इसको आप। महोत्सव में शोध संगोष्ठी में धम्म, कला, स्थापत्य, शिक्षा, संस्कृति, साहित्य, इतिहास केंद्रित व्याख्यान होंगे। जैसे मैंने आपको बताया, इतने सारे ज्ञानी लोग आएंगे तो क्या करेंगे, वो यही सारे व्याख्यान देंगे। समारोह में देश और दुनिया के प्रख्यात विद्वान, भाषाविद, पुरातत्वविद, इतिहासकार, शोधकर्ता एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इस दौरान छत्तीसगढ़ी कलाकारों द्वारा रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति भी होगी। तो इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी सत्य हैं। अब अगर प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बोले तो सिर्फ आपको शिरपुर महासमुंद याद होना चाहिए, जो यहाँ पर आयोजित किया गया, इसने आयोजित किया, इतना और एडिशनल आपको पता होना चाहिए। और मेंस के बारे में अगर बात करें तो इसने आयोजित किया था, यहाँ पर ये हुआ, इन लोगों के ऐसे व्याख्यान हुए, ये मेंस में आप मेंशन कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, रायपुर की तर्ज पर सभी नगर निगमों में तुहर सरकार तुहर द्वार कार्यक्रम शुरू होगा, इसके संबंध में कौन सा तथ्य सत्य है? आप देखिए, ये तुहर सरकार तुहर द्वार क्या है, ये बहुत आसान है। ऐसा हुआ कि इस पेंडेमिक में कई सारे काम पेंडिंग रह गए, पेंडेमिक में पेंडिंग रह गए क्योंकि लॉकडाउन था। तो उसके लिए रायपुर नगर निगम ने क्या किया कि भाई जितने भी ऑफिसर हैं वो क्या करेंगे, या कर्मचारी हैं, वो एक जगह जाएंगे शिविर लगाने के लिए। अब शिविर लगाने के लिए जाएंगे, मान लीजिए कोई गांव है, यहाँ पे शिविर लगाने के लिए गए, और आपको जाना किससे है? बस से जाना है, और आपको ऑफिस किससे पहुंचना है? साइकिल से पहुंचना है। तो इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि इतनी सारी साइकिल आप उपयोग करेंगे तो उससे बहुत ज्यादा डीजल, पेट्रोल या जो फ्यूल है उसकी बचत होगी, तो पैसा उससे बचेगा। एक तो ये हुआ। दूसरा, जिस जगह पे आप गए वहां पर सारे ऑफिसर्स और सारे कर्मचारी उपस्थित हैं, तो जिस भी विभाग से संबंधित समस्या होगी उनकी समस्या तुरंत सॉल्व हो जाएगी। कितनी अच्छी बात है। और ये काफी सक्सेसफुल रहा। ये रायपुर नगर निगम ने ऐसा शुरू किया, ये बहुत ज्यादा सक्सेसफुल रहा। तो फिर हमारी राज्य सरकार ने ये निर्णय लिया कि जितने भी नगर निगम हैं उन सब में इसे लागू किया जाए, सब में ये शुरू किया जाए कार्यक्रम। क्या नाम? तुहर सरकार तुहर द्वार। यानी आपकी जो सरकार है वो शिविर लगाने के लिए आपके द्वार पर आई है, आपकी समस्याओं को जानने के लिए। आप देखिए, इस कार्यक्रम के तहत सभी जनप्रतिनिधियों तथा अधिकारियों का साइकिल पर मुख्यालय आकर एक साथ बस में सवार होकर शिविर स्थल पहुंचना और जन समस्याओं का निराकरण करना होता है। काफी अच्छी बात है। और आप सोच रहे होंगे कि ठीक है, बस से जा रहे तो फिर तो फ्यूल नहीं बचा, बट अगर ये अलग अलग जाते, बड़ी बड़ी कार लेके जाते, तो डेफिनेटली इससे इनके फ्यूल की खपत होती, और फ्यूल की खपत होती तो वो राज्य की जनता का ही पैसा जाता। तो इससे एक बस में सभी चले गए तो कितनी अच्छी बात है, फ्यूल का भी पैसा बच गया, पोल्यूशन भी नहीं हुआ, बहुत ही अच्छी बात है। हालांकि मैं उम्मीद करता हूं आगे भी ये अच्छी तरह से संचालित हो। इससे वाहनों के डीजल व फ्यूल व्यय पर होने वाली लगभग 22 लाख रुपए की राशि की बचत हुई। सोचो, 22 लाख एक छोटा मोटा अमाउंट नहीं, बहुत बड़ा अमाउंट है। इनमें लगभग 7,000 नागरिकों को राशन कार्ड दे दिए गए, 7,000 श्रमिक पंजीयन कार्ड बनाए गए, और इसी तरह नगर निगम रायपुर के 14,000 से अधिक लोगों का डॉक्टर खूबचंद बघेल स्वास्थ्य बीमा योजना का कार्ड वितरित कर लाभान्वित किया गया। बहुत ही अच्छी बात है। इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी सत्य हैं। अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट ये है, ये प्रश्न परीक्षा में आ सकता है कि तुहर सरकार तुहर द्वार कार्यक्रम कौन से नगर निगम से शुरू हुआ? तो आपको पता होना चाहिए रायपुर से शुरू हुआ, ये आपको पता होना चाहिए। इसमें क्या किया गया? ये सारे मेंस के विषय हैं। इसमें साइकिल से सवार होकर अधिकारी और जनप्रतिनिधि गए और लोगों की समस्या सुनी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, आपको पता होना चाहिए। और ये कार्ड वितरित किए, ये सारा आपको पता होना चाहिए। अगला प्रश्न देखिए,
फिर मनरेगा में हमारा छत्तीसगढ़ लगातार अच्छा करता जा रहा है। मनरेगा का फुल फॉर्म भी आपको पता होना चाहिए, महात्मा गांधी नेशनल, ये नेशनल, और ग्रामीण का क्या हो जाएगा, रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, ये इसका फुल फॉर्म है मनरेगा का, सॉरी शॉर्ट फॉर्म है। और फुल फॉर्म क्या होगा, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, ये इसका फुल फॉर्म होता है। इसके तहत क्या होता है आपको मालूम होना चाहिए कि 100 दिन का आपको रोजगार दिया जाएगा। अगर आपका कार्ड बना हुआ है तो एक जॉब कार्ड टाइप बनता है, 100 दिन तक आपको, साल में 365 डेज में 100 दिन सरकार आपको काम देगी ही देगी। उसके लिए रेट एक दिन का आपको 193 रुपीज दे दिया जाएगा। तो इससे ये हुआ कि आपको काम मिल गया, और इसमें कई जगह तो अच्छा काम होता है। देखिए सरकार काम पे लगाएगी, मान लीजिए रोड बनाना है, इस पे लगा दिया तो अच्छी बात है, बट कई जगह ऐसी न्यूज आती है बीच बीच में जो कि दुर्भाग्यपूर्ण है कि ये कहा जाता है कि मनरेगा से यहाँ पे गड्ढा खोद दिया आपने, और दूसरे दिन कहा जाता है कि आप इस गड्ढे को पूरा फुल भर दीजिए वापस, फिर गड्ढा खोदिए फुल भरिए। तो इससे हो क्या रहा है, वेस्टेज ऑफ मनी ये हो रहा है। ठीक है, उस बंदे को, उस व्यक्ति को पैसा मिल गया, जॉब मिल गई, बट आपको कोई अच्छे डैम में या कोई अच्छी जगह सुनिश्चित करना चाहिए कि वो वेस्टेज ना जाए। ठीक है, आप पैसा दीजिए, उन्हें रोजगार दीजिए, अच्छी बात है, बट ये नहीं कि ये गड्ढा आज खुदवाया और दूसरे दिन गड्ढे को पूरा भरवाया और इसी तरह से चल रहा है, ये नहीं होना चाहिए। चालू वित्तीय वर्ष 2021 में भारत सरकार द्वारा स्वीकृत 15 करोड़ मानव दिवस रोजगार सृजन के लक्ष्य के विरुद्ध यहां अब तक 16 करोड़ 6,84,000 मानव दिवस रोजगार का सृजन किया जा चुका है। यानी इतना टारगेट सरकार ने दिया था कि 15 करोड़ मानव दिवस आपको रोजगार देना है, बट हमारी सरकार ने इससे ज्यादा 16 करोड़ से भी ज्यादा दिवस का रोजगार लोगों को दे दिया। और ये कितना है, 107% कंप्लीट किया इसको, जब जो कि बहुत अच्छी बात है, 107%, यानी 100% से 15 करोड़ से 7% ज्यादा। मनरेगा श्रमिकों को अब तक इस साल के लिए निर्धारित लक्ष्य के विरुद्ध 107% से अधिक रोजगार मुहैया कराया जा चुका है। और भी आगे है, ये डेटा काफी इंपॉर्टेंट है, इसको नोट करिए। प्रदेश में चालू वित्तीय वर्ष के लिए निर्धारित लक्ष्य के विरुद्ध रोजगार सृजन में बिलासपुर जिला सबसे आगे रहा। बिलासपुर ने सबसे अच्छा परफॉर्म किया इसमें, और वहां लक्ष्य के विरुद्ध अब तक 131% से अधिक मानव दिवस का काम दिया जा चुका है। और इन्हीं सब वजह से हमारा छत्तीसगढ़ रोजगार देने वाले राज्यों में पूरे देश में पहले स्थान पर है। काफी इंपॉर्टेंट है, ये परीक्षा में आ सकता है। फिर आप सोच रहे होंगे कि आप तो सबके ही बोलते हैं कि ये इंपॉर्टेंट है, जो इंपॉर्टेंट नहीं होगा मैं वो क्यों डालूंगा इसमें, उससे मुझे क्या मिलेगा? तो इसका आंसर होगा क्या, उपरोक्त सभी सत्य हैं। याद करने जैसा क्या है, मनरेगा में सबसे बेस्ट परफॉर्म किया हमारे छत्तीसगढ़ ने, 107% क्या किया, टारगेट पूरा किया। बिलासपुर उसमें टॉप पर है, 131% उसने रोजगार दिया। इतना आपको याद होना चाहिए। अगला प्रश्न देखिए, छत्तीसगढ़ राज्य का स्वच्छता एंथम स्वच्छ बने हैं छत्तीसगढ़ छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया जारी किया। एंथम यानी एक गाना होता है, जैसे हमारी नेशनल एंथम है या हमारा राजकीय एंथम है अरपा पैरी के धार, ऐसे ही स्वच्छता एंथम, उसका नाम क्या है, स्वच्छ बने छत्तीसगढ़ छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया। इसको हमारे जो मुख्यमंत्री जी श्री भूपेश बघेल जी, उन्होंने रिलीज किया इस गाने को। बट आप सोच रहे होंगे कि उन्होंने गाया होगा, जी नहीं, ये गाया है किसने, शंकर महादेवन जी ने, जो कि एक बहुत बड़े संगीतकार है बॉलीवुड के, जानते होंगे आप सभी लोग इनके बारे में। इसमें उन्होंने अपनी पहचान दी है। और ऐसा क्यों किया, क्योंकि छत्तीसगढ़ को लगातार तीसरी बार सबसे स्वच्छ राज्य का पुरस्कार प्राप्त हुआ है। सबसे स्वच्छ राज्य लगातार तीसरी बार, बड़ी बात है। तो इसका आंसर होगा उपरोक्त दोनों सत्य हैं। याद करने जैसा क्या है, स्वच्छ बने हैं छत्तीसगढ़ छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया, ये किसने आवाज दी है इसमें, तो संगीतकार शंकर महादेवन ने अपनी आवाज दी है। ये आपको पता होना चाहिए। और लगातार तीसरी बार भारत का सबसे स्वच्छ राज्य बना है छत्तीसगढ़। सो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।